हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपकी फेवरेट करंट अफेयर्स वीडियो। आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंडअप, जिसमें कि हम द हिंदू, पीआईबी और भी बहुत सारी न्यूज़ सोर्सेज से आज का सारा एमसीक्यू वर्दी न्यूज़, वो न्यूज़ जिससे कि एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे न्यूज़ कलेक्ट करके आपके लिए लेके आया हूँ। और इसमें हम सिर्फ उन्हीं न्यूज़ पे फोकस करेंगे जिनसे एग्जाम्स में एमसीक्यूज़ श्योर शॉट आने वाले हैं, और बाकी सारी कहानी को इग्नोर कर देंगे। साथ ही साथ वो स्टैटिक के पोर्शंस जो हमको रिवाइज करने चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ अब न्यूज़पेपर में आ गई है, तो इसलिए अब ये स्टैटिक पोर्शन भी एग्जाम में आ सकता है। उन सारे स्टैटिक पोर्शन को भी मैं पॉइंट आउट करता चलूँगा, और साथ ही साथ हम स्टैटिक की कवरेज भी, स्टैटिक का रिवीजन भी करते चलेंगे। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए चलते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़ पर। आज की पहली न्यूज़ है हमारी रोज़ की तरह अबाउट द इंडो चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ। इंडो चाइना बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ हो रहा है, जिससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, पैंगोंग त्सो लेक है, दौलत बेग ओल्डी है, उन सारे पॉइंट्स को, डेमचोक पॉइंट है, उन सारे पॉइंट्स को, नाकुला दर्रा है, नाकुला पास है, उन सारे पॉइंट्स को नॉर्थ से साउथ कैसे अरेंज करना है आपने ज़रूर मेमोराइज़ कर लिया होगा। जब भी ये न्यूज़ आती है मैं इस पॉइंट को मेंशन करता हूँ। सारे सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स इन सारे पॉइंट्स को नॉर्थ से साउथ कैसे अरेंज करना है और वेस्ट टू ईस्ट कैसे अरेंज करना है वो याद करके रखिए। तो इसमें आज की न्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बोला जा रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक्स हुई थी, उसके बाद अलग अलग पॉइंट्स पे मेजर जनरल लेवल की टॉक्स हो रही हैं, उसमें दे हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट। कहा जा रहा है कि मेजर जनरल लेवल टॉक्स टू डिस्कस फर्दर डी एस्केलेशन एट सेवरल स्टैंड ऑफ पॉइंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख इंक्लूडिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 4। पेट्रोलिंग पॉइंट्स का मेंशन आज के पहले न्यूज़ में नहीं हो रहा था, आज पहली बार न्यूज़ में हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि फॉलोइंग ब्रॉड अकॉर्ड रीच्ड ऑन सैटरडे टू टॉक्स हेल्ड एट द कॉप्स कमांडर लेवल। कॉप्स कमांडर लेवल की बात हुई, फिर मेजर जनरल लेवल की बात हुई, उसके बाद सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बात हुई थी। मुझे लग रहा है एक बार आर्मी की जो रैंक्स होती हैं, ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल, इन सारी रैंक्स का जो ऑर्डर है वो भी याद करके रख लेना चाहिए। किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछ ले सकता है कि इनका ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी क्या है। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि ग्राउंड लेवल टॉक्स वुड बी हेल्ड ओवर द नेक्स्ट 10 डेज, 10 दिनों में और भी बातें होंगी, जिसमें कि और जो पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, PP-15, PP-17, चुशुल एंड द नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग लेक, इन सबको आइडेंटिफाई किया गया है जिन पर की बात होने वाली है। आप देखेंगे कि नाकुला पास जो है उस पर बात नहीं हो रही है। इसके लिए फ्रेज यूज़ किया जाता है, इट इज़ कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस, कि वो नहीं है करके ये दिख रहा है कि यार ये पॉइंट है क्यों नहीं, तो इट इज़ कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस। ये पॉइंट नोट करने लायक है। यहाँ पर आप ये फ्रेज याद कर सकते हैं, मेंस में और एसेज में, आंसर राइटिंग में आपके काम आ सकता है। तो बोल रहे हैं कि बोथ साइड्स डू नॉट वांट टू एस्केलेट, ऐसा कहा जा रहा है। एमलियोरेट, किसी भी चीज़ को कम करना, यानी किसी भी चीज़ के इम्पैक्ट को कम करना, उसको एमलियोरेट कहते हैं। ये वर्ड भी यहाँ पर आ चुका है। वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। जिन एग्जाम्स में वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनमें ये वर्ड आ सकता है। ठीक है, तो इसकी भी मीनिंग आप देख के, याद करके, नोट करके रख लीजिए। इस न्यूज़ में और जानने लायक कोई पॉइंट नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट गिर लायंस का नंबर गोइंग अप। ठीक है, गुजरात का कहा जा रहा है कि गुजरात प्राइड ग्रोज एज इट नाउ होस्ट 674 गिर लायंस। इसमें प्राइड क्यों वर्ड यूज़ किया गया है, ये भी एक जानने लायक पॉइंट है कि जो लायंस के झुंड को, जो ग्रुप ऑफ लायंस होता है, उसे अब प्राइड ऑफ लायंस कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो जून 5 सेंसस ऑफ एशियाज एक्सक्लूसिव पॉपुलेशन इंडिकेट्स नंबर्स हैव रिजन बाई 29% ओवर 5 ईयर्स। ठीक है, जून 5 में इनकी जनगणना हुई थी। गिर वन में जो लॉयंस पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एशियाटिक लॉयंस, एशिया के जो लॉयंस हैं वो अब सिर्फ गुजरात के गिर वन में मिलते हैं, और कहीं अब वाइल्ड में शेर नहीं मिलते हैं। तो अगर आप कभी सोचते हैं कि आप जंगल के इलाकों से गुजरेंगे और कोई लायन आपके सामने अचानक से आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ लिमिटेड जगहों पर मिलते हैं। हालांकि हर कोई यही सोचता है कि वो सिर्फ गिर वनों में पाए जाते हैं, पर न्यूज़ में ऐसा भी बताया है कि सौराष्ट्र के और भी कई रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब और भी कई तहसीलें हैं सौराष्ट्र एरिया में गुजरात के, जहाँ पर कि वो मिलते हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है अगर किसी एमसीक्यू में आए कि क्या वो सिर्फ ओनली गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो आसपास के कुछ और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि एशियाटिक लॉयंस आर प्रेजेंट इन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड एग्रो पास्टोरल लैंडस्केप। एग्रो पास्टोरल नाम से ही समझ में आ रहा है, पास्चरिंग मतलब चराना, जानवरों को चराना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और जानवरों को चराने के लिए जो ज़मीन है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें बोला जा रहा है कि द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पॉपुलेशन इज 674 पॉपुलेशन हो गई है अब बकौल द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है वो भी बढ़ गया है। देखिए, पीएम मोदी ने भी इस बात को, ये इतनी बड़ी न्यूज़ है
कि पीएम मोदी ने इस बात को लेकर ट्वीट किया है, और उन्होंने ये ट्वीट किया है, ये बात पीआईबी का जो डेली टॉप 10 न्यूज़ होता है उसमें भी पॉइंट था कि पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि टू वेरी गुड न्यूज़, पॉपुलेशन ऑफ द मैजेस्टिक एशियाटिक लॉयन लिविंग इन गुजरात गिर फॉरेस्ट इज़ अप बाय ऑलमोस्ट 29%। तो देखिए उनकी पॉपुलेशन इज़ अप बाय 29%। जियोग्राफिकली उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वो अप बाय 36% हो गया है। वैसे ये थोड़ी सी लाजमी बात भी है कि अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया भी बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा लायंस और इस तरह के जितने भी फिलाइन जानवर हैं, देखिए जो कुत्तों की प्रजाति के जानवर होते हैं उन्हें केनाइन जानवर कहते हैं। जैसे कुत्ता हो गया, वुल्फ हो गए, जैकल्स हो गए, ठीक है। लेकिन और जो बिल्ली की प्रजाति के जो जानवर होते हैं उन्हें फिलाइन कहते हैं, ठीक है। तो फिलाइन जितने भी जानवर होते हैं वो अपना एरिया मार्क करके चलते हैं। तो ऑब्वियसली एक शेर के एरिया में दूसरा शेर नहीं रह सकता। अगर शेरों की तादाद बढ़ेगी तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया भी बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे बढ़ गया, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला है कि ये कंसिस्टेंटली उन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं। उन्होंने मतलब अपने आप नहीं बढ़ा है, उनके काफ़ी प्रयास हुए हैं इस एरिया में, जिसमें उन्होंने बोला है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, उन्होंने लोकल कम्युनिटी जो वहाँ रहती है उसको इंगेज किया है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, हैबिटेट मैनेजमेंट और इंक्रीज इन प्रे बेस ह्यूमन लायन कॉन्फ्लिक्ट माइग्रेशन मिटिगेशन, ठीक है। तो ह्यूमन लायन कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन भी किया है उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर जो लोग मान लीजिए गाय पालते हैं या बकरियाँ भेड़ें पालते हैं, कई बार होता है कि शेर आके उनके जानवरों पर अटैक कर देते हैं। इस वजह से वो भी कई बार इस तरह के प्रयास करते हैं कि शेर के लिए कोई जहर खिला दिया या कैसे अटैक करके शेरों की जान ले ली। इससे भी शेरों की तादाद कम हो जाती है। या इतना एक्टिवली न भी करें तो पोचर्स के बारे में जानकारी वो वन विभाग को नहीं देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पोचर्स जिसलिए भी जो भी कर रहे हैं, हमारी तो जान छूट रही है इन शेरों से, इसलिए तो अगर आप उनको इंगेज करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, तो एक्टिवली वो भी पोचर्स के खिलाफ इंटेलिजेंस वन विभाग को देंगे। तो इस तरह के स्टेप्स उठाए गए हैं वहाँ पर। और एक और पॉइंट यहाँ पर टू बी नोटेड है कि हेल्थ केयर पे उन्होंने ध्यान दिया है। शेरों के कुछ वैक्सीन्स इंपोर्ट किए हैं। देखिए केनाइन डिस्टेंपर वायरस, यहाँ पर केनाइन डिस्टेंपर एक वायरस है जो कि जिससे कि ये शेर काफ़ी ग्रस्त हो रहे थे काफ़ी समय से। तो इसके लिए उन्होंने वायरस विदेशों से मंगाया है, जो कि पीएम मोदी ने ऐसा कहा जा रहा है कि उनको कहा था कि आप विदेश से मंगाइए। द प्राइम मिनिस्टर हैड देन डायरेक्टेड द स्टेट अथॉरिटीज़ टू इम्पोर्ट द वैक्सीन, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि कुछ शेर मर गए थे इस बीमारी से, 36 शेर मर गए थे, ठीक है। ये घटना है 2018 की। तो देखिए 2018 में 36 शेर मर गए से लेके 2020 में इतने सारे शेरों की तादाद बढ़ गई, ये काफ़ी वेलकम डेवलपमेंट है। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है केनाइन डिस्टेंपर वायरस से। इस वायरस के बारे में आप चाहें तो एक बार पढ़ लीजिए कि ये रेट्रो वायरस है, क्या है आरएनए टू डीएनए टू प्रोटीन बनाता है कि डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन बनाता है। ये जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की, ये आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कैसे होता है। कोरोना वायरस भी एक रेट्रो वायरस है। तो रेट्रो वायरसेस की दुनिया में धूम मची हुई है, ज़रूर उन पर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। वायरस का तो पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में आप पढ़ लीजिए। न्यूक्लिक वायरस इज़ नथिंग बट न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी पूरा पढ़ के रख लीजिए। स्टार्टिंग से कहाँ से डबल हेलिक्स उनका स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, किसने इसकी खोज की थी, इसका क्या कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें शामिल होते हैं, फिर एडिनिन, थियामिन, साइटोसिन, गुआनिन, एटीसीजी, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, पेयरिंग होती है, इसको पूरा याद करके लीजिए। देखिए मैं बोलते बोलते मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स ब्रशअप करते चले जा रहा हूँ। अगर जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सब आपको एकदम अरबी फ़ारसी लग रहा है तो यानी आपको वापस जाके ब्रशअप करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको याद आ रहा है जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ तो आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी जा रही है, ठीक है। तो ये थी पॉइंट अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ वायरसेस। अब चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। ये आज की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इट इज़ द न्यू गाइडलाइंस फॉर इंपोर्ट ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज़। एक्जॉटिक स्पीशीज़ जो किसी इलाके की इंडिजिनस स्पीशीज़ नहीं होती हैं, बाहर की होती हैं, उन्हें एक्जॉटिक स्पीशीज़ कहा जाता है। तो उनको इंपोर्ट करने को लेकर नई गाइडलाइंस आई हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में अब जानवरों की अलग अलग तरह की प्रजातियों को यहाँ से वहाँ ले जाना, उन्हें खाना और इस तरह की चीज़ों से संबंधित, देखिए पूरा कोविड-19 आउटब्रेक कहते हैं इसी से फैला है। कुछ लोगों का कहना है कि चमगादड़ खाने से फैला है। वैसे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये अभी तक एक र्यूमर है, इस खबर का कोई सब्सटेंशिएशन नहीं है। तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आ जाए कि कोरोना किस लिए फैला है, कोई कह दे कि चमगादड़ खाने से फैला है, कोई कह दे कि, और एक ऑप्शन हो कि चाइना की किसी लैब में बना है, और लास्ट ऑप्शन हो नन ऑफ द अबव, तो आपको नन ऑफ द अबव मार्क करना है। ऐसा नहीं कि उसमें आप चमगादड़ खाने वाला ऑप्शन मार्क करके आ जाएँ, अभी तक वो र्यूमर है,
ठीक है, तो देखिए आइए चलते हैं, देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि पीपल आर इम्पोर्टिंग एक्जॉटिक लाइव स्पीशीज़ नाउ विल हैव टू मेक अ वॉलंटरी डिस्क्लोजर। जैसे भी आप एक्जॉटिक वाइल्ड स्पीशीज़ को आप अपने देश में इंपोर्ट करेंगे, आपको खुद से जाके एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, एक फॉर्म साइन करना पड़ेगा, सरकार को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी खुद से। कोई आपसे पूछने आएगा तब आप बताओगे कि नहीं हमारे पास कागज़ है, वैसा नहीं, पहले से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ये पॉइंट मेंशन किया हुआ है जो मैंने बताया कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ कंसर्न्स ड्यू टू कोविड-19। फिर एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल रेंज टू अ न्यू वन, उनको एक्जॉटिक स्पीशीज़ कहते हैं। फिर एनिमल्स नेम्ड अंडर द अपेंडिसेस 1, 2 एंड 3 ऑफ कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, साइट्स ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। देखिए अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में साइट्स जो अग्रीमेंट है, इसके अपेंडिक्स 1, 2, 3 में कौन कौन से जानवर, किस तरह के जानवर आते हैं और वाइल्ड एनिमल से संबंधित और किस किस तरह की ट्रीटीज़ हैं, किस किस तरह के कन्वेंशंस इन प्लेस हैं, ये सब आपको एकदम ज़बानी रटे हुए होने चाहिए, एकदम आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। उससे रिलेटेड अब एक न्यूज़ भी आ चुकी है, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन भी हो चुका है, तब तो ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा ही सकता है। देन देयर इज़ अनदर एक्ट, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, उसमें जो स्पीशीज़ कवर होती हैं उनका ट्रेड, उनका बिजनेस नहीं किया जा सकता है। और एक जो इंपॉर्टेंट डिसीजन इसमें हुआ है वो ये है कि द इम्पोर्ट्स आर बीइंग मेड थ्रू द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स आर नॉट केप्ट इन लूप। जनरली अभी तक ऐसा होते आया था कि जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसको जानकारी आप नहीं देते थे कि मैं बाहर से कोई स्पीशीज़ लेके आ रहा हूँ। अब वो स्पीशीज़ प्रोक्रिएट करे, उसकी अगली संतति पैदा हो और वो जाके जंगलों में कहीं शामिल हो जाए, तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो उसको रेक्टिफाई कर लिया गया है कि अब जो इम्पोर्टर है वो आपको एक NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से, जो स्टेट के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं। देखिए मेरे को लगता नहीं आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि ऐसी कोई पोजीशन होती भी है, हर स्टेट में एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है जो स्टेट की सारी वाइल्ड लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वार्डन जनरली जेल के हुआ करते हैं जो कैदियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या हॉस्टल के भी वार्डन होते हैं। खैर, तो आप चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी एक पोजीशन है, इसके बारे में पढ़ के रखिए कि इस पोजीशन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें। ये थी अबाउट दिस न्यूज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इट इज़ अबाउट एक छोटी सी न्यूज़ है। ये न्यूज़ आई है कोरोना देवी के बारे में। ठीक है, आसनसोल में कुछ औरतें कोरोना देवी की पूजा कर रही हैं। इसको कोई अंधविश्वास कह सकता है, कोई इस पर हंस सकता है, लेकिन यही होता है। देखिए इंसानियत के सामने, ह्यूमन स्पीशीज़ के सामने जब भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है जिससे कि हम नहीं जानते कि कैसे डील करें, तो तब हम उसको अपने रिलीजन, अपनी मिथोलॉजी का हिस्सा बना लेते हैं। पहले ऐसा स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के लिए होता था। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स वगैरह के लिए शीतला माता की पूजा की जाती थी, बड़ी माता और छोटी माता कहते थे उनको रिस्पेक्टिवली। आपको लग सकता है कि ये कहाँ से MCQ वर्दी है, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर कोरोना देवी से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। आसनसोल में उनकी पूजा हो रही थी, शीतला माता की पूजा की जाती है रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक है, इसमें और कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं जिसमें कि कुछ लोगों का कहना है कि अंधविश्वास है, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इस पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की गई, वगैरह वगैरह, वो आप पढ़ सकते हैं। पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस में आंसर लिखने के लिए भी आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्डर मिल जाएगा और बाकी MCQ इससे ज़रूर आ सकता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करके बता दिया। अगली न्यूज़ है अबाउट स्टैंडर्ड्स एंड पुअर मेंटेन्स इंडियाज़ रेटिंग एट BBB-। ये देखिए हेडलाइन किस तरह से इसकी ऐसी फॉर्म की गई है। आपको लगेगा कि अभी 4 दिन पहले मूडीज़ ने इंडिया की रेटिंग गिरा दी है और जस्ट अबव आपको जंक ग्रेड, जो जंक एकदम फालतू के जस्ट ऊपर अपने को रखा है। चलो एटलीस्ट स्टैंडर्ड्स एंड पुअर S&P जो है, जो कि एक और रेटिंग एजेंसी है, उसने हमको हमारी रेटिंग बरकरार रखी है। बट कैच ये है कि वो पहले से ही हमको जंक रेटिंग दे के रखे थे। हमको जस्ट अबव जंक रेटिंग, द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड BBB- पे S&P ने इंडिया को रखा हुआ है पहले से। उससे नीचे अब क्या गिराएगा, उससे नीचे तो कोई मतलब अगर गिरा दिया तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। उन्होंने उसके नीचे नहीं गिराया है और उन्होंने लेकिन हाँ ये कहा है कि आउटलुक इंडिया का पॉजिटिव है। 2022 में इंडिया 8% से इंडिया की GDP ग्रो करेगी, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, ये तो हुई, चलिए एक बात हो गई अबाउट द रेटिंग। इसमें इंपॉर्टेंट MCQ के लिए क्या पॉइंट है, देखिए S&P जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने हमें BBB- रेटिंग दी है और मूडीज़ ने हमें रेटिंग दी है Baa3। इसके पहले हमें Baa2 पे रेटिंग थी मूडीज़ की, उन्होंने Baa3 कर दिया है। ये दोनों टर्म्स आप याद करके रख लीजिए कि कोई भी MCQ उस पर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है कि क्या मूडीज़ ने हमें
BBB- की रेटिंग दी है? नहीं, S&P ने रेटिंग दी है, मूडीज़ ने Baa3 की रेटिंग दी है। बाकी दोनों ने हमें जंग के जस्ट ऊपर रखा है। दिस इज़ द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड। उसके नीचे जंग ग्रेड होता है, जिसमें कि सबको ये एडवाइस दी जाती है कि मत पैसा डालिए इस देश में, यहाँ से आपका पैसा वापस नहीं निकलेगा। तो जितना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, FII हैं, उनका पैसा हमारे पास है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार है हमारा, वो सब का सब हमारे देश से चला जाएगा। हम एक और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आ जाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इसके पहले 1991 में हुई थी, जिसके बाद हमें अपना सोना स्विस बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था, और जिसके बाद द LPG रिफॉर्म जिनको कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो रिफॉर्म्स हमारे देश में हुए थे। ये जितने टर्म्स मैंने आपको अभी बताए हैं, ये सबके सब इंपॉर्टेंट हैं, MCQ वर्दी हैं। इसमें से जो भी टर्म्स आपको पता नहीं है, आप वीडियो को वहीं पॉज करके एक बार जाके उन टर्म्स को चेक करके उनकी डेफिनेशन को नोट करके वापस से वीडियो पर आइए, ठीक है। और कुछ इस न्यूज़ में इस तरह का नहीं है जिसमें कि हम किया जा सके। मेंस के लिए आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये क्या सजेस्ट किया है कि एक फेवरेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेजिम चाहिए, ठीक है, जो कि पर्टिकुलरली सपोर्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हो। ये अगर हम इस देश में करें, अलॉन्ग विथ एडिशनल फिजिकल एंड मॉनिटरी ईजिंग, ऐसा करें। देखिए, क्वांटिटेटिव ईजिंग एक टर्म है, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो जैसे धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट घटाते हैं, ये सोच के कि इससे मार्केट में लोग पैसा बढ़ेगा, लोग बैंकों में पैसा रखने की बजाय मार्केट में खर्च करेंगे उसको, तो इससे इकोनॉमी में एक उछाल आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। इसको क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। क्वांटिटेटिव सेक्शन जो आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं वैसा, और ईजिंग यानी आसान करना, उसको आप एक बार जाके चेक करके उसकी डेफिनेशन को नोट करके रख लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और फिजिकल और मॉनिटरी में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये थी अबाउट दिस न्यूज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट द बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। देखिए, क्या होता है, किसी भी दूसरे देश से जब हमारे देश में हम सामान इंपोर्ट करते हैं तो उसको कुछ तो एक कस्टम टैक्स देना पड़ता है हमारे देश में आने के समय में, ठीक है। तो हमारे देश में वो प्रोडक्ट जिस भी प्राइस पे बिकता है, उस प्राइस में उनका वो कस्टम्स वाला जो टैक्स है वो फैक्टर्ड इन होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ अभी, कि कोई भी कंपनी जो भी टैक्स देती है वो टैक्स फाइनली आपसे वसूल लेती है। जो भी प्राइस पे वो बेच रहे हैं उस प्राइस में वो टैक्स इंक्लूडेड है जो उनको देना पड़ा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हमारे देश की जो कंपनियां हैं उनको और भी कई तरह के टैक्स देने पड़ते हैं जो कि हमारे देश में है, बाकी देशों में उस तरह के टैक्स नहीं है। तो हमारे देश में आके उस देश का प्रोडक्ट सस्ता बिक रहा है और हमारे देश का प्रोडक्ट महंगा बिक रहा है, तो ऐसे में जाहिर बात है कि पब्लिक उस देश का प्रोडक्ट खरीदेगी, ठीक है। और जब गवर्नमेंट कहती है कि हम आत्मनिर्भर भारत योजना बना रहे हैं, कि हम हमारे देश का सामान ज़्यादा बिके इसकी कोशिश करेंगे, तो जाहिर बात है कि कंपनियां कहेंगी कि तो भाई इस तरह के जो टैक्स हम पे आप लगाते हैं जो कि दूसरे देशों में नहीं लगते हैं, या तो आप वो टैक्स हम पर से हटा दीजिए। पर आप अगर गवर्नमेंट उनसे वो टैक्स हटा दे तो गवर्नमेंट की आमदनी कम हो जाएगी। वैसे ही सरकार की इकोनॉमी की हालत अभी ठीक नहीं है, वो आमदनी कम करने कैसे जाए। तो वो दूसरा सुझाव देते हैं कि दूसरे देशों से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन पे बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स एक लगा दीजिए, कि ये टैक्सेस अगर इस प्रोडक्ट पे लगते, ध्यान से सुनिए, वो टैक्स जो हमारे देश के प्रोडक्ट्स पे लग रहे हैं वो अगर बाहर के देशों के प्रोडक्ट्स पर भी लगते तो वो टैक्स का अमाउंट क्या होता। तो वैसा एक एडजस्टमेंट वाला टैक्स उस पर लगा दीजिए कि जब वो हमारे देश में आए तो उसकी प्राइस भी मोर और लेस वैसी ही बैठे जैसी हमारी प्राइस बैठ रही है, तो हमारा कंपटीशन फेयर बने। उसके बाद पब्लिक सिर्फ क्वालिटी देख के सामान खरीदे, न कि ये देख के कि किसी चीज़ का रेट कम है, ठीक है। तो ये बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स का कॉन्सेप्ट है। नीति आयोग के एक मेंबर हैं VK सारस्वत, उन्होंने दिया है। ये कोई एक ऑनलाइन वेबिनार टाइप की उनकी मीटिंग हुई है, द PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में उन्होंने प्रपोज किया है, ठीक है। लेकिन इस न्यूज़ में ये नहीं बताया गया है कि WTO इस बात को कैसे देखेगा। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड्स और कन्वेंशंस पे नॉर्म्स लगते हैं, WTO के तरह तरह के एग्रीमेंट हैं, जो जिस भी प्रोडक्ट पे जैसा भी चाहे वैसा भी टैक्स नहीं लगा सकता। दूसरे देशों का हमारे देश में जो प्रोडक्ट आ रहा है, अगर आप उस पर इस तरह के मनमाने टैक्स लगाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो बाहर देशों में जाता है उसमें वो भी अपनी तरफ से मनमाना टैक्स लगा देंगे। एक तरह का ट्रेड वॉर चालू हो जाएगा, जो अभी US और चाइना के बीच में हो रहा है। US और चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर चल रही है। अगर आपको पता नहीं है तो US चाइना ट्रेड वॉर गूगल करके उससे रिलेटेड जो सेलिएंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करके रखिए, मेंस में ज़रूर इस पर एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया अबाउट बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। व्हाट इज़ बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स करके एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और आज रोज़ की तरह जो छोटी छोटी कुछ 2-3 न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आता हूँ, टिडबिट्स, जो कि ऐसे ओमिट हो जा सकती हैं, छोटी सी न्यूज़ है लेकिन उनसे ज़रूर MCQ बन सकते हैं। वैसी 2 न्यूज़ मैं आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ। पहला है कशिश क्वियर फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड ऑनलाइन दिस ईयर। देखिए, आप सबको अल्टरनेटिव सेक्सुअलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आज तक कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते थे, पर अब मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इस साल नहीं तो अगले साल से UPSC जो अल्टरनेटिव जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, दूसरी सेक्सुअलिटीज़ हैं, जो LGBTQ कम्युनिटी है,
जो LGBTQ का फुल फॉर्म क्या है ये भी आप देख लीजिए। LGBTQ कम्युनिटी के अधिकारों से जुड़े हुए कुछ सवाल ज़रूर UPSC एग्ज़ाम में आएंगे, ये बताने के लिए कि वो इंक्लूसिव हैं, वो पॉलिटिकली करेक्ट और इन लोगों के सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के राइट्स की तरफ पूरी तरफ से सजग हैं। तो इसलिए न्यूज़ आएगी इस तरह की। तो इस तरह की LGBTQ से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आप पेपर में देखें, ज़रूर से उसका नोट बना के रखिए, किसी एग्ज़ाम में आसानी से आ सकता है। ठीक है, तो LGBTQ जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड एक फ़िल्म फेस्टिवल होता है हर साल, उसका नाम है कशिश। तो कशिश क्या है, कशिश फिल्म फेस्टिवल किस तरह की फिल्में दिखाता है, या LGBTQ कम्युनिटी के लिए जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसका नाम क्या है, ये पॉइंट्स आपको नोट करके रखने हैं, ये ज़रूर एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो कशिश वाला पॉइंट आप नोट करके रखिए। दूसरा पॉइंट है SBI वर्चुअल EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग जिसको कहते हैं, कि कभी किसी विशेष पर्पज़ के लिए कोई भी कंपनी एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग, और इस तरह के टर्म्स जो हैं ये कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट लॉ से निकल के आते हैं। तो जो उन्होंने MBA किया है या BBA किया है वो इन टर्म्स से वाकिफ़ हैं। बाकी इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन में इस तरह के टर्म्स मेंशन होते हैं व्हेन इट कम्स टू कंपनी लॉ, आपको पता होने चाहिए। तो आपको पूछा जाएगा कौन सा बैंक या कौन सी कंपनी ने अभी वर्चुअल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग की, वर्चुअल EGM किया, तो आपको बताना है SBI ने किया है। ठीक है, वर्चुअल यानी आप समझ रहे हैं ऑनलाइन, बिकॉज ऑफ द कोरोना आउटब्रेक, लॉकडाउन चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक जनरल बॉडी मीटिंग बहुत सारे लोग जिसमें अटेंड करेंगे, बहुत सारे शेयर होल्डर जिसमें अटेंड करेंगे, वो नहीं आप मेंटेन कर सकते हैं, तो वर्चुअली वो इसको करेंगे। वर्चुअली वैसे कैसे करेंगे ये भी देखने लायक एक सवाल है। जूम मीटिंग में 5-6 लोगों के बीच में भी कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। जो ऑनलाइन क्लासेस अभी अटेंड कर रहे हैं वो फेस कर रहे होंगे इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये वर्चुअल EGM कैसे होगा देखने लायक बात होगी। खैर ये SBI कर रही है, तो ये पॉइंट आप नोट करके रखिए। ठीक है, थैंक यू गाइज़, ये थी आज की न्यूज़। मुझे उम्मीद है आपको मेरी न्यूज़ का कवरेज अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आप देख सकते हैं कि बहुत कम टाइम में, बहुत सक्सिंक्ट वे में, और सारे जो स्टैटिक से रिलेटेड पोर्शन है उनको रिवाइज करते करते मैं आपको करा दे रहा हूं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और किस तरह के वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।